नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जीन पियाजे का संक्षिप्त जीवन परिचय, और इसके बाद में जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित उनका प्रसिद्ध सिद्धांत। और इस सिद्धांत से पहले बहुत ज़रूरी है हम उनकी शब्दावली को समझें, जिससे कि इस सिद्धांत को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला, जिससे आप अपने यूपी टेट, रीट, सी टेट शिक्षक भर्ती में 2 या 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक विस्तृत टॉपिक है, जिसको 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा, और आप दोनों भागों को देखिए और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आप एक विस्तृत नोट को बनाइए। चलिए शुरू करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले इनका जीवन परिचय। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आप एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे और 22 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जंतु विज्ञान से क्या कर ली थी, पीएचडी कर ली थी। और बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण इनको मिलती है प्रसिद्धि। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जीन पियाजे। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी हम जीन पियाजे को जानते हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करें तो एक प्रश्न उठता है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, बिल्कुल संक्षेप में बताएं तो देखिए, कॉग्निटिव से जो हमारा तात्पर्य है वो है ब्रेन से, मस्तिष्क से। इसका जो संबंध है किससे है, सीधा सीधा ब्रेन और मस्तिष्क से। अब ये जो प्रश्न है सी टेट में अधिकांशतः पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो देखिए, तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का यह एक अध्ययन का क्षेत्र है, जिसमें बच्चों द्वारा जो सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखिए, एक शब्द आता है संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ संज्ञान क्या है, यानी कि कॉग्निशन क्या चीज़ है। तो इससे हमारा तात्पर्य है मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से इसका तात्पर्य है जो जानने की ओर ले जाती हैं, या किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं, जैसे कि हमारी जो एक जिज्ञासा होती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्या का हल करना, सृजन करना और कल्पना शक्ति का विकास करना। ये सभी चीज़ें हमारा संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम जीन पियाजे के सिद्धांत को। अब हम जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे, और हमें जीन पियाजे के सिद्धांत के अन्य नाम भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला नाम तो यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये पहला ही नाम है। और दूसरा नाम है, हमसे पूछ लिया जाता है कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है जीन पियाजे ने दिया। चलिए आगे चलते हैं। हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है, यानी कि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न की हमें प्रकार पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा सीखता है। बी, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा सीखता है। सी, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। और आपके पास अंतिम ऑप्शन है, निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा सीखता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है जो प्रश्न पत्र में अक्सर पूछा जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो अनुकूलन है किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है अपने अंदर? पहला, समायोजन व समावेशन। दूसरा, संतुलीकरण एवं संगठन। तीसरा, समायोजन एवं संतुलीकरण। और चौथा, समावेशन एवं संगठन। तो चलिए इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इन दोनों प्रश्नों के संग हम बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के टॉपिक के लास्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। जीन पियाजे के सिद्धांत
के अंतर्गत हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उनकी प्रसिद्ध बुकों को, यानी कि पुस्तकों को। तो यहाँ पे पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। दूसरी पुस्तक है उनकी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगली उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप ये जो दो पुस्तकें, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और दूसरी द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक की श्रेणी में डाल लीजिए और लिख तो आप सारी लीजिए, एक बार याद करिए। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं जीन प्याजे के सिद्धांत के अंतर्गत आगे टॉपिक में क्या है। देखिए, जीन प्याजे ने अपना जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं 4। इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो क्रम आप देखिए। पहला है संवेदीगाम्य अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और देखिए, इसको याद करने का एक सिंपल सा क्रम है SPCF, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, P प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। चलिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है संवेदी अवस्था, जिसके अंतर्गत उन्होंने इसका जो आयु वर्ग बताया है वो बताया है 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु वर्ग है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु वर्ग है 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु वर्ग बताया है 11 से 15 वर्ष। चलिए टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझें, और उससे पहले अगर हम उनकी शब्दावली को थोड़ा सा नहीं समझते हैं तो इस सिद्धांत को समझना एक तरीके से अधूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ समझते हैं, एक छोटा से चार्ट को समझते हैं। एक शब्द आता है यहाँ पे स्कीमा। देखिए, एक शब्द है स्कीमा। इस स्कीमा के अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, संगठन और अनुकूलन, ठीक है। और अनुकूलन के अंतर्गत 2 शब्द समाहित होते हैं, ए आत्मसातकरण, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा बी समाविष्टीकरण, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। और आपको हम ये छोटी सी राय देंगे कि आप इनके जो अंग्रेजी शब्द हैं इनको ज़रूर समझिए, और ये अधिकतर प्रश्न पत्र में पूछा जाने वाला एक प्रश्न बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा आपको संक्षेप में अभी बताते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमा क्या है। तो स्कीमा के अंतर्गत बच्चों की जानकारी के वो छोटे छोटे खंड, जिसमें बालक अपनी जानकारियों को क्या करता है, सुरक्षित करता है, वो होती है स्कीमा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में पहले से सेव है, यानी कि डायग्राम, आउटलाइन, किसी भी चीज़ का मॉडल बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ जी, हवाई जहाज़ का मॉडल है, ये साइकिल का मॉडल है, ये साइकिल है। तो ये क्या करते हैं, वो अपना एक फिक्स कर लेता है माइंड में। तो इसको बोलते हैं हम स्कीमा। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। जिस तरीके से अगर हमारे पास कोई बुक सेल्फ है, ठीक है, तो हम बुक्स को रखते हैं, तो एक विषय की पुस्तकों को हम एक तरफ रखते हैं। जैसे कि साइंस की पुस्तक हम साइंस के कॉलम में रखेंगे, मैथ की पुस्तक हम मैथ के कॉलम में रखेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की पुस्तक हम उसी कॉलम में रखते जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है, और जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है वो सिमिलर जगह स्टोर होती है। तो इसी को कहते हैं हम स्कीमा। तो देखिए, अब एक शब्द आता है संगठन, ठीक है। तो संगठन का अर्थ है सूचनाओं का वह सार्थक पैटर्न जो बच्चा स्वयं निर्मित करता है, इसको कहते हैं हम संगठन। अब बात करते हैं हम अनुकूलन की। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। तो देखिए, पूर्व व नवीन जानकारी के मध्य एक सामंजस्य को स्थापित करने को हम बोलते हैं अनुकूलन। यानी कि ये सूचनाओं के आधार पर स्वयं को समाज में स्थापित कराता है, ठीक है। अब हम अनुकूलन के अंतर्गत 2 शब्दों को समझेंगे जो अधिकांशतः CTET या किसी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, और दूसरा समाविष्टीकरण यानी कि एकोमोडेशन। तो इसी क्रम में आया पहले हमारे पास एसिमिलेशन, जैसे कि
इसका नाम है, हिंदी अनुवाद है आत्मसातकरण, और इसका एक दूसरा नाम है समावेशन। जब कोई बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है तो वो कहलाती है आत्मसातकरण। यानी कि हम कह सकते हैं पुरानी जानकारी में नवीन जानकारियों को डालना या रिकॉल करना समावेशन कहलाता है। जैसे हमने किसी बालक को एक छोटा सा सफ़ेद डॉग दिखाया, ठीक है, और उस बालक ने क्या किया, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में सेव किया कि हाँ एक डॉग है, वो वाइट कलर का है, उसके 2 कान हैं, 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, 2 आँख हैं। तो उसने अपने दिमाग में ये सेव कर रखा है। जब कभी हम दोबारा से उस डॉग को दिखाते हैं तो उसको वो रिकॉल करता है कि हाँ हमने एक कुत्ता देखा था, वो सफ़ेद कलर का था, उसके 4 पैर थे, पूँछ थी, तो ठीक है, उसको वो रिकॉल किया। तो यही है एक प्रक्रिया जिसको हम नाम देते हैं आत्मसातकरण यानी कि समावेशन की। ठीक है, अब हम दूसरा जो शब्द है वो देखते हैं समायोजन। यहाँ पे शब्द आया समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, इसको हम समाविष्टीकरण भी कहते हैं। अब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ के समस्या का समाधान करना, ये होता है समाविष्टीकरण, जिसका दूसरा नाम है समंजन, या इसको हम कहते हैं विशिष्टीकरण। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया कि किसी बच्चे ने क्या है, एक सफ़ेद कुत्ते को देखा। अब क्या हुआ कि उस कुत्ते की जगह हमने दिखाई उसको बकरी, पर उसने क्या किया, उसने देखा अच्छा ये सफ़ेद है, इसके 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 1 मुंह है, 1 पूँछ है, 4 पैर हैं, तो ये तो सफ़ेद कुत्ता है। पर हम उसको बताएंगे कि नहीं ये सफ़ेद कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है, ये बकरी है, ये बकरी का बच्चा है या बकरी है, ये मिमियाता है। तो उसने वो जानकारी अपने मस्तिष्क में सेव की, पुरानी जानकारी में संशोधन करके कि इसके सींग भी होते हैं और इसका जो बोलने का तरीका यानी कि जब वो कुत्ता भौंकता है तो ये मिमियाता है। तो उसने क्या किया, अपनी पुरानी जानकारी में संशोधन किया, समायोजन किया किसी नई बात का। तो यही है एकोमोडेशन। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे एक शब्द आता है साम्य धारण यानी कि एक्विलिब्रियम। देखिए, वह अवस्था जब बालक की जानकारी में कोई भी विरोधाभास ना हो, वो है साम्य धारण यानी कि एक्विलिब्रियम। यह प्रक्रिया समायोजन व समावेशन के द्वारा पूरी होती है, यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब एक शब्द आता है केंद्रीकरण। बच्चे किसी वस्तु के एक ही पक्ष पर अगर फोकस करते हैं तो वो होता है केंद्रीकरण। अब एक दूसरा शब्द है आत्म केंद्रिता। बच्चे सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, इसको बोलते हैं हम आत्म केंद्रिता। इसका एक सिंपल सा उदाहरण समझिए कि कोई बच्चा मान लीजिए कि अपने घर पे है और आपने उसको फ़ोन किया। आप जब उसको फ़ोन करते हैं और आपने फ़ोन किया और उसने फ़ोन को पिक किया, उठा लिया और आपने उसको बोला हेलो, तो दूसरी तरफ से बोलेगा हेलो। पर जब आप उससे पूछेंगे कि आपके पापा घर पर हैं, तो बच्चा क्या है कि कभी कभी हाँ में सर हिला देगा, मतलब आपको रिप्लाई नहीं करेगा मुंह से, वो हाँ में सर हिला देगा, मतलब कि उसने अपने माध्यम से आपको जवाब दे दिया। अब आपको समझ आया या नहीं आया ये उसकी समस्या नहीं है, यही है आत्म केंद्रिता। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक शब्द वस्तु स्थायित्व की यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब देखिए, वस्तु स्थायित्व होता क्या है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार एक ऐसी अवस्था, किसकी, बालक की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर बालक यह समझने लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा फिर भी उसका अस्तित्व इस जगत में है। यानी कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कोई ये बच्चा है और उसके पास एक गेंद है, पर हमने उसको गेंद को ले करके गेंद को लेके क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के पीछे हाइड कर दिया यानी कि छिपा दिया। अब जो बालक है वो ये समझता है कि बालक क्या समझता है कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई, छू मंतर हो गई, उड़न छू हो गई। ठीक है, पर एक ऐसी अवस्था आती है कि संवेदी अवस्था के अंतर्गत लगभग 1.5 साल का बच्चा ये समझने लगता है कि वो चीज़ जो गायब हो गई है वो जो समझता है, पर ऐसा है नहीं है, वो चीज़ सिर्फ अभी हमें दिखाई देना बंद हो गई पर उसका अस्तित्व इस जगत में है। अगर ये चीज़ वो समझने लगे तो इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का बोध होना। उदाहरण के लिए हम इसका चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए,
यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए सबसे पहले तो वस्तु स्थायित्व की पहले की अवस्था समझते हैं। क्या होता है कि हमने किसी बालक को कोई भी चीज़ दिखाई और हमने क्या किया, उस चीज़ को दिखाने के बाद हमने उस चीज़ को क्या किया, किसी कपड़े के नीचे उसको ढक दिया। देखिए हमने यहाँ पे ढक दिया। अब ये बालक क्या सोचता है कि वह चीज़ हो गई है उड़नछू, वह चीज़ हो गई है गायब, यानी कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। पर एक ऐसी स्थिति आती है कि बालक वो चीज़ें समझने लगता है, यानी कि हम देखेंगे अब आफ्टर ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई भी चीज़ ली और हमने उस चीज़ को क्या किया, हाइड किया। पर बालक अब समझने लगा कि वो चीज़ का जो अस्तित्व है ख़त्म नहीं हुआ है, वो चीज़ गायब नहीं हुई है, उड़नछू नहीं हुई है, उस चीज़ का अस्तित्व है और वो चीज़ कहाँ है, इस कपड़े के नीचे है। तो ये जो चीज़ अगर वो समझने लगे तो हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का बोध उस बालक को होने लगा है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, और उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो पहली अवस्था है वो है संवेदी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो देखिए आप इसको याद करिए 0 से 2 वर्ष तक चलती है। आपको ये याद और रटा हुआ होना चाहिए कि संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। और इस अवस्था की पहचान क्या है ये हम आपको बता देते हैं। वस्तु पहचानने का प्रयास करता है, प्रकाश और आवाज़ के प्रति ये प्रतिक्रिया देता है। बालक किसी भी वस्तु को पकड़ना, चूसना, काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है, यानी कि जो नेचुरल क्रिया होती है। जैसे बच्चा, देखिए आपके घर में या आपने कभी देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी 0 से 2 साल तक के जो और बेबी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी कामों को करते हैं। जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, चूसना, उनको चाटना, तो उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं। ठीक है। एक असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी और सामाजिक चतुर बनने का प्रयास करते हैं, और कुछ करने से पहले वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं इसी अवस्था में। यानी कि अगर पूछा जाए कि किस वर्ष में या किस अवस्था में बच्चे कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपका उत्तर वहाँ पे होना चाहिए संवेदी पेशी अवस्था। अगर वर्ष आयु पूछी जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए 0 से 2, 2 से 7, तो आपका वो ऑप्शन होना चाहिए 0 से 2 वर्ष। चलिए इसी संवेदी अवस्था के कुछ और बिंदु देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि इंद्रिय आधारित क्रिया किस आयु वर्ग में होती है, तो 0 से 2। या प्रश्न दूसरी तरीके से घुमा के पूछते हैं तो वहाँ ऑप्शन देगा संवेदी अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका आंसर होना चाहिए संवेदी अवस्था, यानी कि प्रथम अवस्था। देखिए इसी सिद्धांत का अगला पॉइंट है स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम होता है। इनका अधिगम कैसा होता है, स्मृति और अनुकरण आधारित। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व संवेदी अवस्था के अंतर्गत 0 से 2 के अंतर्गत आता है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार होते हैं, मूल प्रवृत्ति पे जो आधारित इनके व्यवहार होते हैं, वो संवेदी अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी संवेदी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं हम अगली अवस्था। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत दूसरी अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में ये चलती है। इसका जो पहला भाग है वो है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो कि 2 से 4 वर्ष तक का जोड़ा जाता है, और आंत प्राज्ञिकाल, जिसको हम 4 से 7 वर्ष के बीच में जोड़ते हैं, काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल को। देखिए यहाँ पे जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है, जो कि 2 से 4 वर्ष के लिए चलता है, इसकी जो विशेषता होती है, पहली तो ये परिवर्तन की अवस्था होती है। दूसरी, इस अवस्था में अगर हम ये प्रश्न करते हैं कि खोज की अवस्था किसको कहते हैं, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पूर्व प्रत्यात्मक काल। और किस काल में बड़ों का अनुसरण होने लगता है, तो जो बालक है बड़ों का अनुसरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है, यानी कि लड़कियां अपनी माता और बहन की तरह काम करने लगती हैं, उनका अनुसरण करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपने भाई और पिता की तरह उनका अनुसरण करते हैं।
और देखिए इसकी अगली विशेषता क्या है, भाषा विकास का विशेष महत्व होता है और भाषा का यहाँ पे अधिकतम विकास हो जाता है। चलिए देखते हैं हम आंतप्राज्ञ काल को। देखिए यह बात हम यहाँ पे करते हैं आंतप्राज्ञ काल की, जो कि 4 से 7 वर्ष की आयु में होती है। देखिए आंतप्राज्ञ से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, बिना किसी तार्किक विचार के, प्रक्रिया के, किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना ही आंतप्राज्ञ है। ठीक है, चलिए इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है विचार प्रक्रिया कैसी होती है, अविलोमी होती है, यानी कि अविलोमीता का गुण पाया जाता है। दूसरा, खेल अत्यधिक सामाजिक हो जाते हैं, जैसे बच्चे डॉक्टर, चोर, पुलिस खेलते हैं। अगर ये प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बच्चों के खेल अत्यधिक सामाजिक हो जाते हैं, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला इसका जो विशेषता है वो परिवार के बाहर के व्यक्ति को महत्व देने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है आंतप्राज्ञ काल की समाप्ति की जो प्रमुख विशेषता है वो है संरक्षण का सिद्धांत। अब संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए संरक्षण के सिद्धांत को समझ लेते हैं। देखिए संरक्षण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के हिस्सों में या टुकड़ों में विभाजित कर देने पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसको कहते हैं हम संरक्षण का सिद्धांत। देखिए यानी कि देखिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी अगर हमने किसी चौड़े से बर्तन में कर दिया और उसमें हमने 1 लीटर का पानी भर दिया, वही पानी अगर 1 लीटर का पानी चौड़े बर्तन की जगह 1 लीटर माप का अगर हम एक लंबा जार ले लें उसमें डाल दें, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ ये चौड़ाई में 1 लीटर आ गया, ये लंबाई में 1 लीटर आ गया, पर दोनों में है 1 लीटर। तो इसको बोलते हैं हम संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये संरक्षण का सिद्धांत कब आता है, पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था समाप्त होते होते संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति कर लेता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, अगर ये पूछता है संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में शुरू होता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आंतप्राज्ञ काल में। अगर वो सीधा सीधा आंतप्राज्ञ काल ऑप्शन नहीं देता है तो आपके पास ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अब इन सारी विशेषताओं को एक बार ओवरऑल हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहली है यहाँ पे वस्तु परिवर्तन की अवस्था, दूसरी है खोज की अवस्था, तीसरी है बड़ों का अनुकरण करता है, और यहाँ पे नेक्स्ट है भाषा का जो विकास होता है उसका विशेष महत्व होता है। और देखिए एक जो पॉइंट है वो है 6 वर्ष तक जो बालक है 16,000 शब्दों को सीख लेता है। देखिए 2 वर्ष का जो बालक होता है लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, जबकि 6 वर्ष का जो बालक होता है 16,000 शब्दों को समझ लेता है। देखिए इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि भाषा का अधिकतम विकास होना। ठीक है, नेक्स्ट है अविलोमिता का होना, यानी कि अविलोमिता का गुण पाया जाना। अब ये अविलोमिता क्या होती है इसको संक्षेप में समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए अविलोमिता से हमारा तात्पर्य है बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर अगर नहीं लौट पाता है तो यह अविलोमिता का गुण है। मतलब बच्चे जिस बिंदु पर आगे निकल जाएं फिर वापस उस बिंदु पर नहीं लौट पाते, उसको बोलते हैं अविलोमिता, यानी कि अपलटावीपन का गुण। जैसे उदाहरण देखिए, हमने मान लीजिए ये 2 छड़ लिए, ठीक है, एक ये छड़ एक ये छड़, दोनों समान छड़ हैं। ठीक, अब बालक ने ये दोनों छड़ देखी तो उससे पूछा गया कौन सी छड़ लंबी है या कौन सी कैसी है, तो उसने कहा दोनों छड़ें बराबर हैं। पर हमने क्या किया, इसकी स्थिति बदल दी, हमने एक छड़ ये ली और एक छड़ इसको हमने ऐसे कर दी, आगे सिरका दी। सिर्फ आगे सिरकाने पे अब बालक से पूछा कौन सी छड़ लंबी है, तो उसने बोला कि ये जो दूसरी छड़ है ये लंबी है। पर उसने क्या किया, ये पहले वाली जो स्थिति है यहाँ पे अपने आप को नहीं ले जा सका। अगर वो पहले वाली स्थिति पे ले जाता तो उसे पता होता कि दोनों छड़ें तब समान बिंदु पे रखी थी। अब देखिए ये समान बिंदु पे नहीं है, तो उसने अपने जो संज्ञान में जो पहले वाला जो स्थिति थी यहाँ पे नहीं लौट पाया। मतलब कि उसने आगे वाली चीज़ देखी, हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने वो चीज़ देखी कि वो बड़ी है कितनी, इतनी बड़ी है, पर वो पहले की स्थिति पर नहीं जा पाया। यही जो गुण है इसको बोलते हैं अपलटावीकरण का गुण, यानी कि अविलोमिता का होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, उसके जो खेल कैसे होते हैं, अत्यधिक सामाजिक हो जाते हैं।
परिवार के बाहर के व्यक्ति को वो महत्व देने लगता है और आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है। आत्म केंद्रितता का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया, इसका तात्पर्य होता है कि बच्चा अपने में ही रमा रहता है, एक तरीके से उसे अपने आप से मतलब होता है। जैसे आपने उससे पूछा कि आपने खाना खाया, तो हाँ में सर हिला देगा, और यही चीज़ देखिए आपको जवाब मिल गया, पर जब आप उसके सामने हैं तब जवाब मिल गया। पर अगर आपने उससे फ़ोन पे पूछा होता कि आपने खाना खाया और बच्चे ने ये मौखिक रूप से जवाब न देकर हाँ में सर हिला दिया, तो आप तक वो जवाब नहीं गया, पर उस बच्चे ने वो जवाब हाँ में सर करके दे दिया। यानी कि उसके अंदर एक गुण है आत्म केंद्रितता का। नेक्स्ट है जीववाद का गुण पाया जाना, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो एक प्रमुख गुण है वो है जीववाद। यानी कि जो बालक है वो सभी चीज़ों को सजीव मानता है। जैसे कि बादल है, वो उसको सजीव मान रहा है, वो समझता है कि हाँ बादल है, यहाँ पे वायुयान बन रहा है, इसमें ही तो ये सजीव है। इसमें साइकिल को वो अप्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, उसकी कल्पना शक्ति से देख रहा है, वो कल्पना शक्ति से किसी भी चीज़ को उसमें इमेजिनेशन कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि रोड पे चल रहा है, रात में वो देख रहा है चंदा मामा हमारे साथ में चल रहे हैं। ठीक है, वो रूम में बैठा है, खिलौनों से खेल रहा है, वो उससे बात कर रहा है, वो अपनी डॉल से बात कर रहा है। ठीक है, लड़कियां अपनी डॉल से खेलती जाती हैं, बात करती जाती हैं, लड़के भी ऐसी बात करते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को वो बात करते हैं सजीव समझ के। तो ये है जीववाद का गुण। और अगला है केंद्रीकरण का गुण। ठीक है, तो ये सभी आपने जो विशेषताएं देखी वो देखी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, और इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे अवस्था या विशेषता बता के पूछ लेते हैं कि ये किस अवस्था के अंतर्गत आती है। जैसे कि जीववाद, आत्म केंद्रितता। देखिए, एक ये जीववाद, एक आत्म केंद्रितता, ये अधिकतर पूछी जाती हैं, और एक पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व, जो कि संवेदी अवस्था के अंतर्गत है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अवस्था देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चलती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक। अगर यहाँ पे हमारा प्रश्न बनता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने साल तक चलती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7 से 11 वर्ष। पर अगर इसका उल्टा पूछ लें, 7 से 11 वर्ष के बीच कौन सी अवस्था रहती है, तो वो रहती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। सबसे पहले तो वो उसका जो गुण है वो है वर्गीकरण करना। दूसरा, वो बच्चा है श्रृंखला समझने लगता है। तार्किक चिंतन और गणितीय संक्रियाओं में निपुण हो जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक क्षमता में क्रमबद्धता आ जाती है। देखिए, अब तार्किक चिंतन या गणितीय संक्रियाएं कैसे, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम जो बच्चा है, अगर हम 1 किलो रुई लें और 1 किलो का कोई बाँट लें, अगर हम बच्चे से पूछें किसका वजन ज़्यादा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले जो बालक होगा वो बताएगा कि जो रुई है इसका वजन ज़्यादा है। क्यों? वो गट्ठर उसको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और 1 किलो के बाँट को बताएगा वो कम। पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका जो तार्किक चिंतन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो बता देगा कि हाँ ये दोनों का वजन क्या है, 1 किलो ही है, इसके आकार से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो गुण है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, दूसरा उदाहरण, अब मिट्टी की कोई गेंद है, एक गेंद को हमने क्या रखा, देखिए मिट्टी की एक गेंद है, एक गेंद को हमने रखा गोल, और सेम उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में हमने उस गेंद को हमने चपटा करके रख दिया थोड़ा सा। अब हमने पूछा कौन सी मिट्टी ज़्यादा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले का बालक बोलेगा ये। ठीक है, पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो समझ जाएगा कि मात्रा बराबर है पर उसके आकार में परिवर्तन किया है। तो ये सब सारी क्रियाएं कब आ जाती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जीन प्याजे के सिद्धांत की औपचारिक संक्रिया अवस्था के बारे में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो कि चलती है हमारी 11 से लगभग 15 साल, जहाँ कहीं भी ऑप्शन अगर हम पे 16 साल है तो हम 16 साल को भी टिक करते हैं। तो देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता है, सबसे पहली तो ये अमूर्त चिंतन होता है। दूसरा, ये अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि फैली हुई सोच। तीसरी है संकल्पनात्मक चिंतन होता है। भाषा विकास हो जाता है, यहाँ पे समस्या समाधान की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। और देखिए, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था पूछी जाए कौन सी होती है, तो वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है,